हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। हम जो प्रोसेस करते हैं सांस लेने का, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसी को ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो आज हम इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉमनली नोन एज लंग डिसऑर्डर में इंक्लूड अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। इनमें से कुछ डिसऑर्डर्स जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में देखेंगे और उनके मेडिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड में मैं आपको इन सब के ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इन सारे डिसऑर्डर्स को एक ही बार में याद कर सकते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स का जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। आमतौर पे अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल का, जिसमें एयरबॉर्न एलर्जेंस लाइक पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये जो हवा में धूल मिट्टी होती है, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण अस्थमा हो जाता है। अस्थमा कैन यूजुअली बी मैनेज्ड विद रेस्क्यू इनहेलर्स टू ट्रीट सिम्टम्स एंड कंट्रोलर इनहेलर्स दैट प्रिवेंट सिम्टम्स लाइक स्टेरॉइड्स। अस्थमा में इन्हीं इनहेलर्स का यूज़ किया जाता है ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। अगला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, उस सरफेस का जो एरिया होता है वो कम होने लगता है। द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें एम्फाइसीमा का खतरा ज़्यादा होता है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure give rise to inflammation leading to serious lung damage. ऐसे वर्कर्स या लोग जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जैसे कि माइंस हो गए या जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे वर्कर्स या लोग काम करते हैं जैसे कोयले की खदान हो गई या मोरंग बालू सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हो गई, इन एरियाज़ में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी इन डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में मेनली 3 तरह के डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, जिसमें फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस हैं। द फर्स्ट डिसऑर्डर इज़ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। फाइब्रोसिस में जो लंग्स के फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से लंग के सरफेस और वॉल्स डैमेज होने लगते हैं। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर अ प्रोटेक्टिव मास्क। ऐसे जगहों पे काम करने वाले वर्कर्स को अच्छे क्वालिटी के मास्क पहनने चाहिए, जिससे फाइब्रोसिस का खतरा कम हो। इसके बाद अगला डिसऑर्डर है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट, इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूलर लीजन्स इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सिलिका डस्ट इनहेल करने से लंग्स में नोड्यूलर लीजन्स बन जाते हैं, जिससे सिलिकोसिस हो जाता है। सिलिकोसिस में लंग का साइज़ रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके बाद लास्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोसिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग ऑफ द लंग्स ड्यू टू एस्बेस्टोस फाइबर्स। एस्बेस्टोसिस भी फाइब्रोसिस की तरह ही इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स का, जो मेनली एस्बेस्टोस फाइबर्स को ब्रीथ करने से होता है। ये ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें देखा गया है, क्योंकि सीमेंट को बनाने में एस्बेस्टोस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
अगर बात करें एस्बेस्टोसिस के सिम्टम्स की, तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस देखा जाता है। अगर एस्बेस्टोसिस के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएं तो इनमें लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा एंड पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आइए अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप इन सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को आराम से याद कर सकते हैं। सो इसका ट्रिक है एज एम्प्टी ऑर्डर एज सिल्क फाइबर। एज एम्प्टी ऑर्डर एज सिल्क फाइबर। सो पहले एज और एम्प्टी से देख लेते हैं। एज से हो गया अस्थमा और एम्प्टी में EMP से हो गया एम्फाइसीमा। इसके बाद ऑर्डर से मतलब है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें 3 तरह के आपको मैंने बताए, जिसमें एज सिल्क फाइबर, AS फॉर एस्बेस्टोसिस, सिल्क में सिलिकोसिस और फाइबर से फाइब्रोसिस। तो आप इस ट्रिक को आराम से याद कर सकते हैं। आप अपनी NCERT में नोट कर लीजिए, जिससे आप जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को याद करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आगे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के और भी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स के बारे में ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।